The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 4, A Parliament of Owls। कमरे में पहुंच के जिल इतनी थकी हुई थी कि उसने अपने आप से कहा कि मैं तब तक कपड़े नहीं बदल पाऊंगी जब तक थोड़ी देर आग के सामने ना बैठ जाऊं। पर आग के सामने बैठ के उसका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। उसने 5 बार अपने आप को उठाने की कोशिश करी लेकिन नहीं उठ पाई। अंत में वो उठी तो पर अपनी खिड़की पे हुई एक ठक ठक से। जिल ने खिड़की से पर्दा हटाया और बाहर देखा तो पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर फिर वो एकदम से कूद पड़ी क्योंकि किसी बड़ी सी चीज ने उसकी खिड़की पे दोबारा ठक ठक करी। ये होते ही सबसे पहले जिल पीछे हुई और फिर उसके मन में ये डर आया कि कहीं यहाँ बड़े बड़े कीड़े मकोड़े तो नहीं होते। अगली ठक ठक पे जिल का यह डर भी शांत हो गया क्योंकि इस बार उसने देख लिया था कि वो ठक ठक एक चोंच ने की है। जिल को लगा कि ये कोई बाज है और सोचा कि पर अभी मैं किसी बाज से नहीं मिलना चाहती। जिसके बाद उसने खिड़की खोल ही दी और जब देखा कि वो पंछी कितना बड़ा था तो उसे अंदर आने देने के लिए पहले वो खुद पीछे हटी। वो एक उल्लू था। उस उल्लू ने कहा कि तुम्हें राजकुमार को बचाना है ना। जो सुन के जिल को असलन की बातें याद आ गई जो कि वो लगभग भूल ही गई थी। उसने कहा हाँ, और उल्लू ने कहा कि तुम्हारे पास कोई समय जाया करने के लिए नहीं है, तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं दूसरे इंसान को जगाने जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। तब तक कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जिनमें सफर कर सको। और वो बिना जवाब के लिए रुके वहां से चला गया। आधी रात को वहां से भागने के विचार ने जिल की नसों में खून का बहाव बढ़ा दिया, इतना कि उसकी सारी नींद उड़ गई। उसने स्वेटर और शॉर्ट्स पहने, एक चाकू अपनी बेल्ट में बांधा और घुटनों तक का चोगा पहना, कुछ रुमाल और कंघा रखा और उल्लू का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते जिल को फिर से नींद आने लगी और तभी उल्लू वापस आया और उसने जिल को चलने को कहा। जिल ने कहा कि रास्ता तुम दिखाना, मुझे अभी इस किले के रास्ते नहीं पता। उल्लू ने कहा कि किले के अंदर से गए तो बस निकल ही नहीं पाएंगे, मैं तुम्हें अपनी कमर पे बैठा के उड़ा के लेके जाऊंगा। ये ख्याल जिल को कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने उल्लू से कहा कि क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत भारी नहीं हूँ। उसने कहा कि तुमसे पहले मैं लड़के को भी ऐसे ही उड़ा के लेके गया था। उल्लू ने जिल से उसके कमरे की लालटेन बुझाने को कहा, जिसके बाद वो अपनी पीठ खिड़की की ओर करके और अपने पंख खोल के खड़ा हो गया और जिल उसकी कमर पे चढ़ गई। अब उल्लू के पर तो नर्म और गर्म थे, पर उसे पकड़ने के लिए वहां कुछ नहीं था। जिल ये सोचने लगी कि पता नहीं यूस्टस ने उल्लू पर कैसे सफर किया होगा कि तभी उल्लू ने उड़ान भरी और रात की ठंडी और गीली हवा सीधे जिल के चेहरे पे आके पड़ी। वो हवा जिल की उम्मीदों के विपरीत बहुत पतली और हल्की थी। उल्लू किले से दूर उत्तर की ओर नदी के ऊपर से उड़ा, जिसमें जिल सफेद उल्लू का प्रतिबिंब देख पा रही थी कि तभी उल्लू ने एक झटका सा मारा और जिल ने उससे विनती करी कि वो इस तरह झटके ना मारे। उल्लू ने कहा कि मैं तो बस एक चमगादड़ पकड़ रहा था। एक छोटे से चमगादड़ में ढेर सारा पोषण होता है, कहो तो तुम्हारे लिए भी एक पकड़ूं? जिल ने मना कर दिया। अब वो उल्लू जमीन के करीब उड़ने लगा और जिल को नीचे कुछ काली चीजें और पास आती दिखी। वो मीनारें थीं। उनमें से एक खंडर मीनार की जालेनुमा खिड़की से होते हुए उल्लू उसके अंदर घुस गया और खड़ा हो गया। वो जगह अंधेरी थी, पर फिर भी जिल को महसूस हो गया था कि वो जगह जहां वो खड़ी है वहां बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। और जैसे ही उस भीड़ में सबने टूहू करना शुरू करा तो जिल समझ गई कि ये सब उल्लुओं की भीड़ है। तभी जिल को एक जानी पहचानी और सुकून देने वाली आवाज आई। क्या ये तुम हो पोल? जिल ने पूछा। क्या ये तुम हो स्क्रब? और ग्लिमफेदर ने कहा कि अब जब सब यहाँ हैं तो उल्लुओं की संसद शुरू करते हैं। जिस पर सभी उल्लू सही है कहने लगे और उन सबको टोकते हुए यूस्टस कहता है कि आप सब शायद जानते ही होंगे कि सालों पहले राजा कैस्पियन द 10th दुनिया के अंत तक एक समुद्री यात्रा पे गए थे और मैं भी उनके साथ वहां था। ये मानना मुश्किल है, पर हमारी दुनिया में हमारी उम्र सेम गति से नहीं बढ़ती जिससे यहाँ के लोगों की बढ़ती है। मैं वही था, कैस्पियन, लॉर्ड ड्रेनियन और रिपिचिप द माउस के साथ, और मैं राजा का समर्थक हूँ। तो अगर ये संसद राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने के लिए हो रही है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना। उल्लुओं ने कहा कि हम भी राजा के समर्थक हैं। यूस्टस ने पूछा कि तो फिर ये संसद किस बारे में है? ग्लिमफेदर ने बताया कि इसी बारे में कि अगर लॉर्ड रीजेंट को पता चला कि तुम दोनों राजकुमार को ढूंढने जाना चाहते हो तो वो तुम दोनों को कमरे में बंद करवा के बाहर से ताला मरवा देंगे। यूस्टस ने कहा कि समुद्री यात्रा के दौरान मैंने कई बार ट्रम्पकिन का नाम सुना था और कैस्पियन उसके बारे में ऐसे बात करता था जैसे उस पर पूरा भरोसा करता हो। क्या वो
अब एक गद्दार बन चुका है? उल्लू ने बताया कि नहीं, लॉर्ड रीजेंट गद्दार नहीं है, पर नार्निया के 30 बहादुर वफादार नुमाइंदे जैसे कि सिपाही, सेंटोर्स, जाइंट्स वगैरह वगैरह राजकुमार को ढूंढने जा चुके हैं, पर उनमें से कोई भी आज तक वापस नहीं लौटा। और आखिरकार राजा कैस्पियन को यह ऐलान करना ही पड़ा कि अब नार्निया के किसी बहादुर को राजकुमार को ढूंढने नहीं जाने दिया जाएगा। यूस्टस ने कहा कि पर जब उन्हें पता चलेगा कि हमें किसने भेजा है तब तो वो हमें जाने देंगे ना। ग्लिमफेदर कहता है कि हाँ, पर वो तब होता जब राजा कैस्पियन यहाँ होते। लॉर्ड रीजेंट कानूनों के इतने पक्के हैं कि वो चाहे जो हो जाए ये नहीं समझेंगे कि इस हालात में एक एक्सेप्शन बनाई जा सकती है। ऊपर से वो बहरे भी हैं। एक दूसरे उल्लू ने ये भी कहा कि वैसे तो सब जानते हैं कि उल्लू कितने समझदार होते हैं, पर अगर मैं लॉर्ड रीजेंट को कोई सलाह दूं तो कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब तुम एक अंडे थे, अब थोड़े बड़े हो गए हो तो मुझे मत सिखाओ। उस उल्लू ने ट्रम्पकिन की इतनी अच्छी नकल की थी कि सारे उल्लू हंसने लगे। यूस्टस पूछता है कि कैस्पियन कब वापस आएगा, जिसपे ग्लिमफेदर बताता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि असलन टेरेबिंथिया में दिखा है और राजा कैस्पियन एक आखिरी बार उसे देखना चाहते हैं और उससे सलाह मांगना चाहते हैं कि उनके बाद किसे राजा बनाया जाए। पर अगर उन्हें असलन टेरेबिंथिया में नहीं मिला तो क्या पता कि वो लोन आइलैंड्स और उसके आगे जाते ही जाएं। वो इस बारे में कहते नहीं हैं, पर वो एक बार फिर समुद्री यात्रा पर जाना चाहते हैं। जिल कहती है कि इसका मतलब उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। यूस्टस कहता है कि हमें इस राजकुमार के बारे में और बताओ। एक बुढ़ा उल्लू बताता है कि आज से 10 साल पहले जब राजकुमार बहुत छोटे थे तो वो और उनकी माँ मई की एक सुबह नार्निया के उत्तरी इलाकों की ओर गए थे। उस दिन उनके साथ कई दास और दासियां थे, पर कोई कुत्ते नहीं थे, क्योंकि वो लोग शिकार पे नहीं बल्कि घूमने गए थे। खाने पीने के बाद रानी को नींद आने लगी तो दास दासियों ने उनके लिए सोने की व्यवस्था की और राजकुमार रिलियन उन सबके साथ रानी साहिबा से थोड़े दूर चले गए ताकि उनकी हंसी ठिठोली उन्हें परेशान ना करे। कुछ ही देर बाद सबको रानी के चिल्लाने की आवाज आई और वो सब उनकी ओर भागे। राजकुमार रिलियन उन तक पहुंचने वाले सबसे पहले थे, जिन्होंने एक सांप को उनके हाथ से दूर जाते देखा जिसने उन्हें काटा था। रिलियन उसके पीछे पीछे अपनी तलवार लेके गए और वो सांप इतना चमकीला और हरा था जैसे खुद जहर ही हो, और फिर भी रिलियन की नजरों से छूट गया। निराश रिलियन नाकामयाबी लिए अपनी माँ के पास वापस गए, जहाँ सारे दास दासी कुछ न कुछ करने में लगे थे, पर उनके कुछ भी करने का कोई फायदा न था, क्योंकि उनके सफेद चेहरे की एक झलक से पता चल रहा था कि दुनिया का सबसे काबिल चिकित्सक भी उन्हें नहीं बचा सकता। उनके आखिरी समय में रानी जी ने राजकुमार को कुछ बताने की कोशिश भी की, पर वो कुछ बोल ही नहीं पाई और बिना वो बात कहे ही चल बसी। राजकुमार और उनकी टोली महारानी के शव को कैर पैरावेल लाए, जहां नार्नियंस, राजा कैस्पियन, राजकुमार रिलियन सबने उनके जाने पे शोक मनाया। रिलियन तो उनकी मौत पे इतने हिल गए थे कि उन्हें जब मौका मिलता वो उस हरे सांप को ढूंढने उत्तर की ओर अपनी तलवार लेके चल देते। वो पूरे पूरे दिन जंगलों में भटकते और शाम को थके हारे निराशा के साथ वापस लौट जाते, और किसी ने इस सब पे ज्यादा कुछ ध्यान भी नहीं दिया। वो पूरे पूरे दिन गायब रहते, पर उनके घोड़े पर पूरे दिन सवारी करे जाने के कोई निशान न होते। ये सब 1 महीने तक चला। लॉर्ड ड्रेनियन, जो कि राजा कैस्पियन के वफादार थे और उनके साथ डॉन ट्रेडर की समुद्री यात्रा पर थे, उन्होंने राजकुमार से कहा कि एक बेजुबान बेबुद्धि सांप के पीछे यूं पड़ना किसी काम का नहीं है। रेलियन ने कहा कि उस सांप को तो मैं 7वें दिन ही भूल गया था। ड्रेनियन ने पूछा कि तो फिर आप जंगल में हर रोज क्यों जाते हैं? क्योंकि मुझे वहाँ एक बहुत खूबसूरत चीज मिली है। ड्रेनियन पूछते हैं कि क्या मैं भी कल आपके साथ चल के उस खूबसूरत चीज को देख सकता हूँ? अगली सुबह ड्रेनियन और रेलियन अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रेलियन ड्रेनियन को उस फव्वारे की ओर ले गए जहाँ रानी साहिबा की मृत्यु हुई थी। ड्रेनियन को ये चीज बहुत अजीब लगी। उन दोनों ने उसी जगह कुछ देर आराम किया और दोपहर होते ही ड्रेनियन ने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत को देखा। वो औरत फव्वारे के दूसरी ओर खड़ी थी और रेलियन को उसकी ओर बुला रही थी, और रेलियन इस तरह बर्ताव कर रहा था जैसे वो अपनी सोच समझ खो बैठा हो। उस औरत ने सिर्फ एक पतला सा हरा कपड़ा पहना हुआ था कि तभी वो औरत गायब हो गई और ड्रेनियन को नहीं पता चला कहाँ। औरत के गायब होने के बाद वो दोनों किले में वापस आ गए। ड्रेनियन को वो औरत कुछ ठीक नहीं लगी और उसने सोचा कि उसे इस सब के बारे में राजा को बताना चाहिए या नहीं। अंत में उसने सोचा कि वो कोई चुगलीखोर नहीं बनना चाहता, पर कुछ समय बाद उसने ये भी महसूस किया कि काश उसने वो चुगली कर दी होती, क्योंकि अगले दिन रेलियन अकेला जंगल में गया और कभी वापस ही नहीं आया। ना उसका कोई नामो निशान मिला,
ना कोई टोपी, ना कोई पैरों के निशान, ना कोई चोगा और ना ही एक छोटा सा बाल तक। ये सब पता चलते ही ड्रेनियन कैस्पियन के सामने गया और उसने घुटनों पर बैठकर बोला कि महाराज मुझे मार दीजिए। उसने कहा कि ये सब मेरी गलती है, मेरी चुप्पी के कारण ही आपका बेटा आपके पास नहीं है। उसने सबको पूरी बात बताई, जिसे सुन के कैस्पियन तलवार नंगी करके ड्रेनियन के गले की ओर दौड़ा। ड्रेनियन अपनी सजा कबूल करते हुए चुपचाप वहीं घुटनों पर पड़ा रहा कि तभी कैस्पियन ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा कि मैंने अपनी बीवी और अपना बेटा खो दिया, अब अपना दोस्त भी कैसे खो दूं। जिसके बाद वो दोनों गले मिलके बहुत रोए। बूढ़े उल्लू ने कहा कि ये थी कहानी राजकुमार रिलियन की। ग्लिमफेदर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि राजकुमार अभी भी जिंदा है, क्योंकि उनकी कोई हड्डियां मिली ही नहीं। यूस्टस ने कहा कि हमें तो पता है कि राजकुमार अभी नहीं मरे, क्योंकि असलन ने हमें बताया है कि वो जिंदा है। बुढ़े उल्लू ने कहा कि ये तो और भी बुरा है, क्योंकि वो जो भी है, अगर उसने अभी तक राजकुमार को जिंदा रखा है मतलब उसे राजकुमार की जरूरत है, और हो सकता है कि वो जो भी है नार्निया के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा हो। सदियों पहले वो सफेद चुड़ैल भी नॉर्थ से आई थी और उसने नार्निया को 100 साल तक बर्फ में ढक दिया था। हो सकता है ये जो भी है उसका सफेद चुड़ैल से कोई लेना देना हो। यूस्टस कहता है कि मैं और जिल राजकुमार को ढूंढ के निकालेंगे, क्या तुम लोग हमारी मदद करोगे? ग्लिमफेदर पूछता है कि तुम्हारे पास कोई निशान, कोई जानकारी है? यूस्टस बताता है कि हाँ, हमें नॉर्थ में जायंट्स के खंडर शहर में जाना है। ये सुन के उल्लुओं का पार्लियामेंट शोर मचाने लगा और सब उल्लू एक साथ टूहू टूहू करने लगे। उल्लुओं ने कहा कि तुम लोग दिन में सफर करना चाहोगे और हम रात में, और वहां तो इतना अंधेरा भी नहीं है। ग्लिमफेदर ने कहा कि अगर ये एटेंसमोर जाना चाहते ही हैं तो ठीक है, हम इन्हें एक मार्श विगल्स के पास ले जाएंगे, वही लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं। पार्लियामेंट की सहमति मिलने के बाद ग्लिमफेदर पूछता है कि तुम दोनों तैयार हो, और यूस्टस कहता है कि जिल तो सो चुकी। चैप्टर 5 पडलग्लम।